समय बड़ा बलवान। तरुणी की शादी की उम्र हो चली थी। तरुणी का परिवार एक सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार था। ठीक ठाक पैसा था घर में और जमीन जायदाद भी ठीक ठाक थी। लेकिन तरुणी के माता पिता बहुत ही पिछड़े सोच के थे और उनके हिसाब से घर की जमीन जायदाद पैसे पर घर के बेटे बहू का हक होना चाहिए, ना कि बेटी के साथ उसे दूसरे घर भेज देना चाहिए। इसीलिए वो लोग तरुणी की शादी बहुत साधारण से साधारण तरीके से करना चाह रहे थे, जिसमें कम से कम पैसे लगे, क्योंकि उनके हिसाब से जो भी पैसे बेटी की शादी में लगेंगे वो पैसे बेकार ही होंगे। तरुणी को ये सब कुछ साफ दिख रहा था, पर वो क्या करती। उसे पता था कि उसके माता पिता अपनी सारी धन संपत्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू के पास ही रखना चाहते हैं, ताकि उस घर से कोई भी धन संपत्ति दूसरे घर ना जाए। जल्दी ही तरुणी की शादी तरंग से तय हो गई। तरंग का घर परिवार तरुणी के हिसाब से बहुत छोटा था और वह लोग बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे, पर कम पैसों में शादी हो जा रही थी, इसीलिए तरुणी का माँ बाप बहुत खुश थे। तरुणी को बिल्कुल भी मन नहीं था तरंग से शादी करने का, क्योंकि उसे पता था इस शादी के बाद उसका पूरा जीवन संघर्ष में बीतेगा और अगर उसके माता पिता चाहे तो अपने बराबरी के घर में उसकी शादी कर सकते हैं। बस उन्हें थोड़े पैसे और खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और तरुणी की शादी तरंग से हो गई और तरुणी विदा होकर तरंग के घर चली गई। वहां के हालात देखकर तरुणी बहुत दुखी हुई। घर में कोई सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी और ना ही कोई खास जमीन जायदाद थी रहने के लिए। एक कच्चा पक्का सा मकान था जो कि बहुत बड़ा नहीं था और एक छोटी सी दुकान थी जिसमें तरंग बैठता था और वो भी कुछ खास नहीं चलती थी। तरंग की दो बहनें थी। एक बहन की शादी 2 साल पहले तरंग ने अपनी दुकान का आधा हिस्सा बेचकर किया था और उस बहन की शादी भी एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय घर में हुई थी और अभी दूसरी बहन की शादी करनी थी, लेकिन वह अभी छोटी थी और 6वीं कक्षा में पढ़ रही थी। तरुणी को समझ में आ चुका था कि अब उसे जीवन यहीं पर भी गुजारना है, क्योंकि उसके माँ बाप स्वार्थी इंसान हैं और सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचते हैं। इसीलिए अब वह भी अपने मायके से कुछ खास मतलब नहीं रखती थी। तरंग तरुणी का बहुत ख्याल रखता था और उसके ससुराल में भी सब बहुत अच्छे थे। तरुणी की सासू माँ भी उसे बहुत मानती थी। इसीलिए तरुणी अपने ससुराल में खुश थी और सोचती थी धीरे धीरे वो भी अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर ले आएगी। तरुणी की शादी के अगले साल उसके भाई ब्रजेश की शादी हुई, जिसमें तरुणी शादी के एक दिन पहले गई और शादी के अगले दिन ही लौट आई, क्योंकि उसे कोई भी खास लगाव नहीं था अपने माता पिता या भाई भाभी से। लेकिन तरुण ने देखा था कि उसकी माँ ने कितने जेवर बनवाए थे अपनी बहू को देने के लिए, जबकि अपनी बेटी को एक ढंग की साड़ी तक नहीं दे पाई थी। लेकिन तरुणी को अब इन सब से कोई मतलब नहीं था और वो वापस अपने ससुराल आ गई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। तरुणी के अब खुद के भी 2 बच्चे हो चुके थे और उसकी ननद भी अब 10वीं कक्षा में आ चुकी थी। घर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, क्योंकि तरुणी पढ़ी लिखी थी तो उसने पास के स्कूल में नौकरी कर ली थी और घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी, जिससे घर खर्चे में काफी मदद मिल जाती थी। साथ ही साथ उसने खुद भी दूरस्थ शिक्षा से बीएड में एडमिशन ले लिया था और समय के साथ उसने बीएड पूरा कर लिया था। तरुणी के घर में अब सब कुछ धीरे धीरे ढर्रे पर आ रहा था। इस बीच तरंग के पांव में गहरी चोट आ गई, क्योंकि रास्ते में उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया था और फिर दुर्भाग्यवश वह चोट ग्रेग्रेन में तब्दील हो गया। तरुणी बहुत परेशान हो गई। इलाज में बहुत पैसे लग रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ठीक होने का चांस तो है, लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे अच्छे खासे चाहिए, जो कि तरुणी के पास नहीं थे और अगले समय पर तरंग का इलाज नहीं होता तो उसका पैर काटना पड़ता। तरुणी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने मजबूर होकर आज पहली बार अपने माँ बाप से मदद मांगी और बोला, मम्मी मुझे 4-5 लाख रुपयों की जरूरत है, प्लीज मुझे अभी उधार दे दो, मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। लेकिन उसके माँ बाप ने साफ मना कर दिया और बोला, इतना कैश हमारे पास कहाँ रहेगा, वैसे भी अब सारा तेरा भाई ब्रजेश और उसकी बीवी स्नेहलता ही संभालते हैं, हमारे हाथ में तो अब ऐसे भी कुछ नहीं है। तब तरुणी ने बोला, लेकिन पापा
अच्छी खासी जमीन जायदाद है हम लोगों की, और उस जमीन जायदाद पर मेरा भी बराबर का हक बनता है, क्योंकि वो आपकी खरीदी हुई जमीन नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सिर्फ अपने बेटे को दे दो। मैं अपना कोई हिस्सा नहीं मांग रही हूँ, बस उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बेचकर मेरे पति का इलाज करवा दो। वो पैसे भी मैं वक्त आने पर लौटा दूंगी। इतनी मदद कर दो मेरी। तरुणी के पापा ने फोन अपने बेटे ब्रजेश को पकड़ा दिया और बोल दिया, देख तेरी बहन क्या बोल रही है, अब तू ही समझ ले, क्योंकि उन्हें पता था अब वो कोई फैसला नहीं ले सकते, सारे फैसले अब ब्रजेश ही लेता है। ब्रजेश ने साफ साफ मना कर दिया और बोला, जमीन जायदाद पर बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता। तू अपने ससुराल की जमीन जायदाद देख, मायके की संपत्ति पर हक जताने की कोशिश मत कर। तरुणी ने बोला, हाँ भाई, बहुत बड़े जमीन जायदाद वाले घर में मेरा ब्याह किया है ना तुम लोगों ने, जो मैं अपने ससुराल की जमीन जायदाद देखूं। क्या है यहाँ पर? जायदाद के नाम पर एक कच्चा पक्का घर और एक दुकान, और उस दुकान का आधा हिस्सा बड़ी ननद की शादी के वक्त ही बिक चुका है। बचा हुआ आधा हिस्सा जिसमें हमारी दुकान चलती है। लेकिन ब्रजेश ने बोला, वह सब कुछ मुझे नहीं पता। यहाँ की जमीन से तुझे एक फूटी कोड़ी नहीं मिलने वाली। ये सारी जमीन मेरी है। यहाँ की जमीन पर बुरी नजर डालना बंद कर। और तब तक फोन उसकी भाभी स्नेहलता ने ले लिया और बोला, शर्म नहीं आती? मायके की संपत्ति पर बुरी नजर रखते हुए यहाँ की कोई जमीन नहीं बिकेगी तुम्हारे लिए। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। ये सारी जमीन हमारी और हमारी ही रहेगी, कहकर उसने फोन काट दिया। तरुणी बेबस हो चुकी थी, वो क्या करती, और उसने मजबूर होकर दुकान का बचा हुआ हिस्सा भी बेचने को सोच लिया, क्योंकि अभी तरंग का पैर बचाना जरूरी था, वरना वह अपाहिज हो जाता। तरंग में बोला, भी अगर दुकान बेच दोगी तो हमारी रोजी रोटी क्या कर रहेगी? तरुणी ने बोला, कोई बात नहीं, मैं कमा कर रही हूं ना, हम कुछ भी करके मैनेज कर लेंगे, पर पहले तुम्हारा इलाज जरूरी है। और इस तरह से तरुणी ने अपने रोजी रोटी का साधन बेचकर तरंग का इलाज करवा लिया और तरंग स्वस्थ होकर घर आ गया। तरुणी के माँ बाप को दुख हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को वैसे भी कुछ नहीं दिया, लेकिन अभी जब जरूरत थी तब भी वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि सारा कुछ अब उनके बेटे बहू ने अपने हाथों में ले लिया था। अब वो किस मुंह से अपनी बेटी और दामाद से बात करते? पहली बार तो बेटी ने मुंह खोलकर कुछ मांगा था, और वो उसे नहीं दे पाए थे, जबकि उसका पूरा हक बनता था। इसीलिए वो लोग भी बहुत शर्मिंदा थे इस बार, क्योंकि ब्रजेश की शादी में लगभग 2 साल हो गए थे, और इन 2 सालों में बेटे बहू ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी थी, और अब उन्हें अपनी बेटी तरुणी की याद हमेशा आती थी। इसी बेटे के लिए उन्होंने हमेशा तरुणी को अनदेखा किया था, और आज वो बेटा बहू उन्हें हर तरह से अनदेखा करते थे। खैर, अब तरंग ठीक हो गया था, इस बात का उन्हें सुकून था, और उसने अब किसी फैक्ट्री में काम पकड़ लिया था, क्योंकि दुकान तो अब उसकी बची नहीं थी। इसी बीच भाग्य ने साथ दिया और तरुणी की एक सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई, और उसकी अच्छी खासी सैलरी आने लगी, जिसके कारण घर की स्थिति में सुधार होने लगा। उधर ब्रजेश की साली की शादी तय हो रही थी किसी अफसर लड़के से, और लड़के वालों ने दहेज में 20 लाख रुपए कैश की मांग की थी। और ब्रजेश की पत्नी स्नेहलता चाहती थी कि ब्रजेश एक जमीन बेचकर 20 लाख रुपए उसके मायके में दे दे, ताकि उसकी बहन की उस बड़े घर में अफसर लड़के से शादी हो जाए। और ब्रजेश खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया था, और बोल रहा था, सही बात है, अगर एक अफसर रिश्तेदार बन जाएगा तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और तुम्हारी बहन मतलब मेरी बहन, और बहन के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ब्रजेश के माँ बाप सब कुछ देख रहे थे कि जिस जमीन पर उनकी अपनी कोख से पैदा हुई बेटी का पूरा हक था, उसकी जरूरत के समय उस जमीन को नहीं बेचा गया, ये बोलकर कि हम अपने घर की संपत्ति दूसरे घर में नहीं जाने देंगे। लेकिन आज अपनी साली के लिए वो जमीन ब्रजेश तुरंत बेचने को तैयार हो गया। अब अपने घर की संपत्ति दूसरे के घर में नहीं जा रही, जबकि इस संपत्ति पर ब्रजेश की साली का कोई हक नहीं बनता था। ब्रजेश के माँ बाप ने लाख रोकना चाहा, लेकिन ब्रजेश और स्नेहलता नहीं रुके, और उन्होंने अच्छी खासी जमीन बेच दी, और स्नेहलता ने सारे पैसे अपने मायके पहुंचा दिए, जिससे उसकी बहन की शादी आराम से हो गई।
जो ब्रिजेश अपनी बहन की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाया, वो अपनी साली की शादी अच्छे घर में करवाने के लिए हर तरह से मदद करने को तैयार था और उसके माँ बाप चुपचाप उसका मुंह देख रहे थे। ये सब कुछ बातें तरुणी के कान में भी जा रही थी, पर वो खामोश थी। इसके कुछ दिनों के बाद स्नेहलता ने दोबारा ब्रिजेश से मांग रखी। ब्रिजेश, मेरे भाई की शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई की भी अच्छी नौकरी है, वो भी एक सरकारी अफसर बन गया है, लेकिन हमारा घर नहीं बना हुआ ना। कच्चे घर में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, इसीलिए हमारा घर देखकर लड़की वाले भाग जा रहे हैं कि हम ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं देंगे। भले ही हमारी बेटी आपके बेटे के साथ शहर में रहेगी, लेकिन कभी तो ससुराल आएगी। अब मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे तो है नहीं कि तुरंत कोई पक्का मकान बनवा सकें, ताकि उनके बेटे की शादी हो जाए, और भाई की भी अभी तुरंत नौकरी लगी है, तो वो भी तुरंत इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा। ब्रिजेश, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी, वरना मेरे भाई की शादी कैसे होगी। और ब्रिजेश ने फिर अपनी एक बहुत बड़ी जमीन बेच दी और उन पैसों को अपने ससुराल में दे दिया, ताकि वो एक पक्का मकान बनवा सकें। और इस बार भी ब्रिजेश के माँ बाप अपने बेटे और बहू को मनमानी करते देखते रह गए, और वो मन ही मन रो रहे थे कि काश उन्होंने अपनी बेटी की हक की संपत्ति उसे दे दी होती, तो ये आज दूसरे के हक की संपत्ति तो नहीं बनती। उन लोगों के हक की संपत्ति जिस पर कि उनका कोई हक नहीं था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगर कभी गलती से तरुणी की माँ तरुणी को फोन भी लगा देती, तो तरुणी उनसे बिल्कुल बात नहीं करती थी और साफ बोलती थी, अपने बेटे बहू को संभालो, बेटी दामाद से तुम्हारा क्या लेना देना। हम जी रहे हैं चाहे मर रहे हैं, अपने घर में हैं, आप लोग अपना घर देखो। तरुणी के माँ बाप को समझ में आ चुका था कि तरुणी का मन अब उनसे कसेला हो चुका है और अब वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और इसके लिए जिम्मेदार वो खुद थे। जब बेटा बहू उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो उनका दिल रोता था और वो बेटी से बात करके अपने दिल का दर्द हल्का करना चाहते थे, लेकिन बेटी के दिल में अब उनके लिए कोई जगह नहीं थी। खैर, वक्त थोड़ा और बीत चुका था। तरुणी की नंद ने 12वीं कर ली थी और उसका मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया था, क्योंकि उसने नीट की परीक्षा अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर ली थी और उसे उसके नंबरों के आधार पर उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल चुका था। तरुणी अब अच्छे पैसे कमा रही थी, इसीलिए ननद की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने को वह तैयार थी। तरंग भी फैक्ट्री में काम करते करते फैक्ट्री में अच्छी पकड़ बना चुका था और अब बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, क्योंकि उसने फैक्ट्री में ऑर्डर लगाने का काम भी शुरू कर दिया था और इसके लिए उसे अलग से उसका कमीशन भी मिलता था, जो कि बहुत अच्छी आमदनी का जरिया था। तरुणी के घर की स्थिति अब बहुत ज्यादा सुधार हो चुका था और उधर ब्रिजेश अपनी बीबी के प्यार में पागल होकर धीरे धीरे करके अपनी जमीन जायदाद बेचता जा रहा था, पर उसे अभी इसका आभास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका काम धंधा अच्छा चल रहा था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता और समय की मार हर किसी को पड़ती है, कभी अच्छी तो कभी बुरी। तरुणी का समय अब सुधर चुका था, उसकी ननद अब एक सरकारी डॉक्टर बन चुकी थी और अपनी पसंद से एक डॉक्टर लड़के से उसकी शादी भी हो चुकी थी। तरुणी के बच्चे भी बड़ी क्लास में जा चुके थे और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तरुणी और तरंग ने अपना एक अच्छा पक्का मकान भी बना लिया था। सब कुछ अच्छा हो गया था। तरुणी की सास अपनी बहू की बलाएं लेती नहीं थकती थी, क्योंकि तरुणी ने उस घर में कदम रखने के साथ अपनी मेहनत और हिम्मत से उस घर की किस्मत बदल दी थी। तरुणी ने अपनी बड़ी ननद को भी बैंक से लोन दिलवाकर कुटीर उद्योग शुरू करवा दिया था, जिससे उनकी भी स्थिति अच्छी हो गई थी, क्योंकि बड़ी ननद की शादी तरुण की शादी के पहले हुई थी और बहुत निम्न वर्गीय घर में हुई थी। लेकिन अब सभी अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन तरुणी के मन में अभी भी बहुत कुछ था और वह जिस वक्त का इंतजार कर रही थी, वो वक्त भी आ चुका था। एक दिन अचानक ब्रिजेश के पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा, जिसमें साफ साफ लिखा था कि तरुणी ने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद में से अपना हिस्सा मांगा है और अगर बराबर बराबर हिस्सा बंटवारा नहीं किया गया, तो कोर्ट ये हिस्सा बंटवारा करवा देगा
और क्योंकि ब्रिजेश ने पहले ही काफी जमीन बेच दी थी तो उसका भी हिसाब किया जाएगा। ये नोटिस देखकर ब्रिजेश और स्नेहलता दोनों के हाथ पांव फूल गए और वह दोनों तुरंत अपने माँ बाप के पास गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था जिस संपत्ति पर उनकी बेटी का बराबर का हक था वो संपत्ति उनका बेटा अपने ससुराल पर लुटा रहा था। इससे तो अच्छा है ना वो संपत्ति जिसकी है उसे मिल जाए। ब्रिजेश के माँ बाप ने साफ बोल दिया, इस उम्र में भी हम अपना खाना खुद बनाते और खाते हैं और इतने पैसे हमारे पास हैं कि अपना बुढ़ापा तो हम गुजार ही लेंगे। तुम दोनों अपना जानो क्या करना है क्या नहीं। और तरुणी अपनी जगह पर गलत नहीं है। आखिर तरुणी ने सब कुछ बराबर बराबर बंटवारा लिया और इस बंटवारे के बाद ब्रिजेश कंगाल हो चुका था। ब्रिजेश की दुकान का आधा हिस्सा तरुणी के पास आ चुका था। जमीन जायदाद का बाकी बड़ा हिस्सा तरुणी के पास जा चुका था क्योंकि जो हिस्सा ब्रिजेश ने बेच दिया था उसका नुकसान तो ब्रिजेश को ही मिला। स्नेहलता ने तरुणी को धमकी भी दी कि मायके से कोई रिश्ता नहीं रखना, क्या जो ऐसा काम कर रही हो। तो तरुणी ने बोल दिया, मायके से रिश्ता था ही कब और मायके वालों ने बेटी से रिश्ता रखा ही कब। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। जो अब मुझे कोई रिश्ता रखना है, मुझे तुम जैसे स्वार्थी लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। और तरुणी ने अपने हक में मिली सारी जमीन जायदाद को बेच दिया और पैसे लेकर चली गई। जाते जाते अपने मम्मी पापा से उसने जरूर बोला कि अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकते हैं, वो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन तरुणी के माँ बाप को पता था कि उन्होंने अपनी बेटी की कभी पूरी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो वो किस मुंह से बेटी के पास जाते। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया, बेटा तू खुशी खुशी यहाँ से जा और ये बात कभी अपने मन में नहीं लाना कि तूने यहाँ से संपत्ति ले ली और माँ बाप की जिम्मेदारी अपने भाई भाभी के सर पर डाल दे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यहाँ कोई नहीं निभाता। अगर हम बीमार भी होते हैं ना तो हम खुद जाकर दवा लेकर आते हैं, कोई हमें एक गिलास पानी भी यहाँ नहीं देता। और अगर हम इस दुनिया से जाएंगे भी ना तो हमारे खुद के पैसों से हमारा अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये भी हमें पता है। इसीलिए तू अपने मन में कोई संकोच मत रखना कि तूने हिस्सा ले लिया और फर्ज नहीं निभाया। अरे फर्ज तो हमने नहीं निभाया अपनी बेटी के प्रति। तरुणी की आंख में आज अपने माँ बाप के लिए प्यार उमड़ आया था, क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव में ही सही उन्होंने अपनी बेटी को दिल से चाहा तो था। तरुणी ने बहुत जोर डाला उन्हें आपके पास साथ चलने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले, हमने जो कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही थे। हमारे कर्म ही है कि इस बुढ़ापे में हमें अकेले रहना पड़ रहा है और अगर इन कर्मों को हम भोग लेंगे तभी तो अगले जन्म में हमें इन कर्मों से मुक्ति मिलेगी। बस ईश्वर से इतना प्रार्थना करते हैं कि तू और तेरा परिवार हमेशा खुश रहे। और तरुणी चुपचाप वहां से चली गई और उसके भाई भाभी उसे जाते हुए देख रहे थे पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। आज ब्रिजेश के पास कुछ नहीं बचा था। अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा उसने अपने ससुराल में लगा दिया था और अब वही ससुराल वाले उसे कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि उनका छोटा दामाद एक बहुत बड़ा अफसर था, उनका अपना बेटा भी एक अफसर था। तो इस गरीब दामाद से उन्हें क्या लेना देना था।